फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अंधेरे में मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसका सेलफोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक कोई इनविजिबल चीज उसे खींचकर ले जाती है। सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम मिलते हैं 4 दोस्तों से, जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी। ये दोनों कपल्स हैं जो मेक्सिको में छुट्टियां मना रहे थे। जेफ इनमें से सबसे समझदार और एक मेडिकल स्टूडेंट है, जबकि बाकी 3 दोस्त बस लाइफ को एंजॉय करने वाले नॉर्मल टीनेजर्स। तभी एमी की इयरिंग गुम हो जाती है। वो कहती है वो मेरी फेवरेट इयरिंग है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ एक जर्मन टूरिस्ट आता है जिसका नाम है मैथियास। वो एमी की इयरिंग देता है और कहता है ये मुझे वहाँ मिली थी। एमी इयरिंग देखकर खुश हो जाती है। फिर जेफ उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उससे बात करता है। बातों बातों में पता चलता है कि मैथियास अपने भाई हेनरिक के साथ यहाँ आया है और उसका भाई उसकी गर्लफ्रेंड जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है वो उसके साथ एक माया सभ्यता के प्राचीन मंदिर माया टेम्पल में गया है। और वो कहता है मैं भी कल वहीं जा रहा हूँ। वो ये भी कहता है कि ये टेम्पल किसी नक्शे में नहीं है, वहाँ बस वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। वो उन चारों से कहता है क्या तुम लोग भी वहाँ चलना चाहोगे। सब लोग मान जाते हैं। रात को सब लोग पार्टी करते हैं जिसमें एमी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिससे उसे अगली सुबह वॉमिटिंग होने लगती है और वो उनके साथ माया टेम्पल जाने के लिए मना करती है, पर जेफ के कहने पर वो मान जाती है। अगली सुबह मैथियास का दोस्त दिमित्री मायन टेम्पल के नक्शे की एक कॉपी बनाता है। फिर सब लोग एक बस में किसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक टैक्सी मिलती है। वो टैक्सी वाला उन्हें जंगल के बाहर छोड़ देता है। तभी एमी कहती है कि हम वापस कैसे जाएंगे। तभी मैथियास को अपने भाई हेनरिक की जीप दिखाई देती है। वो कहता है इसमें चलेंगे। वहाँ पर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था सिवाय मैथियास के। फिर वो अंदर जंगल की ओर बढ़ते हैं। वहाँ नदी के पास उन्हें 2 बच्चे दिखाई देते हैं। ये लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। तभी वो लोग देखते हैं यहाँ से आगे जाने का रास्ता बंद है। तभी मैथियास को झाड़ियों के पीछे एक रास्ता दिखाई देता है। एमी को कुछ अजीब लग रहा था कि रास्ते को क्यों बंद किया गया है। वो कहती है हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, पर सब लोगों की सहमति से वो लोग आगे बढ़ते हैं और उस मायन टेम्पल के पास पहुँच जाते हैं। वो एक पिरामिड लग रहा था। अचानक वहाँ के स्थानीय मायन आदिवासी हाथों में बंदूक और तीर कमान लेकर आ जाते हैं। ये आदिवासी बहुत गुस्से में होते हैं और उनका लीडर अपनी अजीब भाषा में इन सब पर चिल्लाने लगता है। तभी जेफ को लगता है कि उन्हें पैसे चाहिए होंगे, लेकिन वो पैसों के लिए मना कर देते हैं। तभी मैथियास अपने फोन में अपने भाई की फोटो दिखाता है और कहता है कि हम इसे ढूंढने आए हैं। वो लोग कुछ नहीं समझ पाते और उसका फोन अपने पास रख लेते हैं। तभी एमी अपने कैमरे से उनका फोटो लेती है और उस लीडर की नजर एमी पर जाती है। वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दिमित्री को लगता है कि उन्हें कैमरा चाहिए। वो एमी से कैमरा लेने जाता है और वहाँ पर कुछ वाइन्स थी। वो उन पर पैर रख देता है जिस पर एमी खड़ी थी। वो कैमरा उन लोगों को देने की कोशिश करता है। ये लोग उस वाइन से बहुत ज्यादा डर रहे थे। क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। वो कैमरा उन लोगों को देने की कोशिश करता है, पर वो लोग पहले तो उस पर तीर से वार करते हैं। फिर वो लीडर उसे गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो डर के मारे भागकर उस पिरामिड पर चढ़ने लगते हैं। वहाँ ऊपर उन्हें 2 टेंट दिखाई देते हैं जिसमें कोई नहीं था। वहाँ ऊपर फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मैथियास के फोन में सिग्नल आ रहा था पर वो तो उन लोगों ने ले लिया था। फिर उन्हें वहाँ एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें रिंगटोन की आवाज आ रही थी जो मैथियास के भाई हेनरिक की थी। उसके बाद वो लोग मैथियास को रस्सी के सहारे नीचे भेजते हैं, लेकिन वो रस्सी आधे में ही टूट जाती है और मैथियास गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो लोग फिर से रस्सी को चेक करके स्टेसी को नीचे भेजते हैं, पर रस्सी कम होने की वजह से उसे कूदना पड़ता है जिससे उसके पैर में भी गहरी चोट लग जाती है। वो बताती है कि मैथियास अपने पैर नहीं हिला रहा और यहाँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। फिर जेफ एक स्ट्रेचर बनाने की बात करता है और एमी से नीचे जाने को कहता है। एमी डरी हुई थी। वो उन आदिवासियों से नीचे भागकर मदद मांगने जाती है। एमी उनके आगे मिन्नतें मांगती है पर फिर भी वो लोग एक नहीं सुनते। एमी गुस्से में आकर उस वाइन को फेंकती है जो एक बच्चे को जाकर लगती है। ये देखते ही सारे लोग बौखला जाते हैं और उसका लीडर उस बच्चे पर गोली चला देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग इन वाइन्स से क्यों डरते हैं। दरअसल वो वाइन्स कोई मामूली वाइन्स नहीं थी,
ये कार्निवोरस एंड इंटेलिजेंट प्लांट है, यानी एक मांसाहारी और समझदार परजीवी पौधा। इस पौधे की 3 सबसे खौफनाक खूबियां हैं जो इसे जानलेवा बनाती है। पहली, कार्निवोरस। ये पौधा सिर्फ जिंदा रहने के लिए धूप पानी पर निर्भर नहीं है। इसे इंसानी मांस और खून चाहिए। जैसे इसे किसी के शरीर पर कोई जख्म दिखता है, ये उनके अंदर घुसकर उसे अंदर से खाना शुरू कर देता है। दूसरा, मिमिक्री। ये पौधा बेहद चालाक है। ये इंसानों की बातचीत, उनके रोने की आवाज, यहाँ तक कि मोबाइल की रिंगटोन की हूबहू नकल कर सकता है ताकि दूसरे लोग जाल में फंसकर इनके पास जाएं। तीसरा है इंटेलिजेंस। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, इसके पास अपना एक दिमाग है। ये रात के अंधेरे में चुपचाप रेंगता है और शिकार की कमजोरी को समझता है, उन पर वार करता है जब वो सबसे ज्यादा लाचार हो। खैर, अब आते हैं स्टोरी पर। जेफ भी समझ चुका था कि ये लोग हमें बाहर इसीलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि हम भी इसी वाइन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो लोग वापस ऊपर जाते हैं। वो लोग टेंट को काट कर एक स्ट्रेचर बनाते हैं और एमी को नीचे भेजते हैं। फिर वो दोनों जैसे तैसे मैथियास को उस स्ट्रेचर पर बिठा देते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं। फिर वो लोग टेंट में दवाई ढूंढने जाते हैं जहाँ एमी को हेनरी की कार की चाबियां मिलती हैं और जेफ को दिमित्री की फ्लाइट टिकट्स। जेफ कहता है जब उसके दोस्तों को वो नहीं मिलेगा तो उसके दोस्त समझ जाएंगे कुछ तो गड़बड़ है और उनके पास नक्शा भी है जो दिमित्री छोड़कर आया था। वो लोग जरूर कल यहाँ आएंगे। हमें बस आज की रात कैसे भी करके निकालनी है। ये लोग तय करते हैं कि इनमें से एक पहरा देगा और बाकी सब सोएंगे। मैथियास की अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जेफ कहता है हमें इसका इलाज करना होगा वरना हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हम इसे मरने नहीं दे सकते। वहाँ स्टेसी कहती है हमें उसे ऊपर लाना ही नहीं चाहिए था, जिस पर एमी कहती है सब ठीक हो जाएगा, हम कल उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, कल उसके दोस्त यहाँ जरूर आएंगे। फिर वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जेफ उन वाइन्स के पास किसी की बॉडी को देखता है और वो घबरा जाता है। वहाँ स्टेसी के पैर के घाव की जगह बहुत सारी वेंस ग्रो हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाती है, उन वेंस को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हम मैथियास को देखते हैं। उसके पैरों को वेंस ने पूरी तरह जकड़ लिया था। वो चिल्लाता है निकालो इसे। तभी दोबारा से उसी गड्ढे में से मोबाइल रिंगटोन की आवाज आती है। जेफ 2 मशाले बनाता है और एमी और स्टेसी दोनों को एक एक करके नीचे फोन ढूंढने के लिए भेजता है। वो दोनों मशाल जलाती हैं और उन्हें फिर से वही रिंगटोन सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है। वहाँ उन्हें एक औरत की डेड बॉडी दिखाई देती है। शायद ये वही आर्कियोलॉजिस्ट है जो मैथियास के भाई के साथ यहाँ आई थी। तभी उन्हें वहाँ एक फोन दिखाई देता है पर वो आवाज उसमें से नहीं आ रही थी। एमी देखती है वो आवाज उस वेंस के फ्लावर से आ रही थी। एमी उस फ्लावर को टच करने की कोशिश करती है पर वो वेंस एमी को जकड़ने लगती है। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। जैसे तैसे वो लोग बाहर आ जाती हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। एना चिल्लाती है वहाँ कोई फोन नहीं है। वो सारी बात बताती है कि वो आवाज किसी फोन से नहीं बल्कि एक फ्लावर से आ रही थी। एमी कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जेफ कहता है अगर हम नीचे गए तो वो लोग हमें मार देंगे। एरिक कहता है मैं अकेला जाऊंगा जीप से, तुम लोग यहीं रहो, मैं किसी की मदद लेकर वापस आऊंगा। लेकिन जेफ कहता है हम ये नहीं कर सकते, उन लोगों के पास गन है, वो लोग हमें मार देंगे। उन्होंने एक छोटे बच्चे को तक नहीं छोड़ा। जेफ कहता है हमें यहीं रुककर दिमित्री के दोस्तों का इंतजार करना चाहिए। उन लोगों को दिमित्री ने नक्शे की कॉपी दी थी। वो लोग दिमित्री को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। सब लोग मान जाते हैं। वहाँ जेफ मैथियास के पैरों को देखता है और कहता है हमें उसके दोनों पैर काटने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा, इन्फेक्शन फैलता जाएगा। जिस पर एमी कहती है क्या तुम बिना एनेस्थीसिया के ये करोगे? जिस पर जेफ कहता है कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ गया है उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से। हम उसकी हड्डी को पत्थर से तोड़कर चाकू से उसके पैर को काट सकते हैं। एरिक कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए सब लोग मान जाते हैं। वहाँ से मैथियास कहता है मेरे पैर काट दो पर मेरी जान बचा लो। फिर जेफ और एरिक पत्थर से उसकी हड्डी को तोड़ते हैं, फिर चाकू से उसके पैर को काट देते हैं और फिर एक पैन को गर्म करके उसके पैरों पर लगा देते हैं जिससे खून बहना बंद हो जाए। मैथियास को बहुत दर्द हो रहा था। वो चीख रहा था
वहाँ टेंट से एमी और स्टेसी भी बाहर आ जाती हैं। वो देखते हैं वो वैंस उसके कटे हुए पैरों को ले जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ रात को एमी एरिक से पूछती है क्या हमें कोई बचाने आएगा, जिस पर वो कहता है यहाँ कोई नहीं आएगा। वो लोग बातें कर रहे थे तभी वहाँ स्टेसी आ जाती है। वो उन दोनों के बारे में गलत सोचने लगती है क्योंकि वो वैंस लोगों के दिमाग से खेलती है। वो लोग लड़ने लगते हैं। वहाँ मैथियास के मुंह में वैंस चली जाती हैं। वो उसे जकड़ने लगती हैं। मैथियास पर किसी का ध्यान नहीं था। तभी जेफ की नजर उस पर जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैथियास अपना दम तोड़ चुका था। ये सब देखकर स्टेसी चिल्लाने लगती है मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तभी वो फ्लावर्स भी वही सब दोहराने लगते हैं। वो सब कुछ सुन रहे थे। अगली सुबह एरिक जेफ और एमी को अपने टेंट में ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि स्टेसी के पीठ में वो वैंस रेंग रही थी, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। स्टेसी कहती है इसे बाहर निकालो। जेफ चाकू से कट लगाकर उन वैंस को बाहर निकालता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन स्टेसी कहती है अभी भी वो मेरे अंदर हैं, वो मेरे दिमाग में है। जेफ उसे कहता है अब कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है, अब हम और नहीं काट सकते। तभी उन सबको भी स्टेसी के दिमाग में वो वैंस रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उसके दिमाग से वो लोग वैंस नहीं निकाल सकते थे। स्टेसी सबसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, वो अभी भी मेरे अंदर है, वो फैल चुकी हैं। फिर वो लोग उसे टेंट में ले जाते हैं। सब लोग सो रहे थे। तभी स्टेसी टेंट से बाहर आती है और खुद को चाकू से काटने लगती है। सब लोग टेंट के बाहर आ जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। स्टेसी ने खुद को जगह जगह से काट रखा था और वो अभी भी यही कह रही थी कि बस एक और बाकी है। जेफ उसे चाकू लेने की कोशिश करता है, पर स्टेसी जेफ के हाथ पर हमला कर देती है, जिसे उसे कट लग जाता है। फिर एरिक उसे समझाने जाता है, लेकिन स्टेसी एरिक के चेस्ट पर स्टेप कर देती है। स्टेसी रोने लगती है। उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है। एरिक वहीं दम तोड़ देता है। वैंस एरिक की बॉडी को खींच कर ले जाने लगती हैं। वहाँ स्टेसी उनसे रिक्वेस्ट करती है मुझे भी मार दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। स्टेसी की ऐसी हालत देखकर जेफ न चाहकर भी स्टेसी को चाकू से मार देता है। फिर जेफ वहाँ से निकलने का सोचता है। वो एमी के शरीर पर स्टेसी का खून लगा देता है और कहता है हम नीचे जाएंगे और तुम वहाँ से भाग जाना। वो उसे जीप की चाबियां देता है और कहता है तुम बस भागती जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर जीप स्टार्ट ना हो तो फिर से भागना। फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। एमी कहती है तुम मेरा इंतजार करना। फिर जेफ एमी को गोद में लेकर नीचे आता है, ये दिखाते हुए कि एमी मर चुकी है। फिर वो एमी को जमीन पर लेटा देता है और बाकी सब लोगों का ध्यान भटकाने लगता है। जैसे ही सब लोगों का ध्यान जेफ की तरफ जाता है, जेफ एमी को भागने के लिए कहता है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो लोग जेफ पर तीर से वार करते हैं। वो वैंस उसे भी खींचकर ले जाने लगती है। तभी उनका जो लीडर होता है वो जेफ को गोली मार देता है, जिसकी आवाज एमी सुन लेती है। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। पीछे वो लोग उस पर तीर से वार कर रहे थे। वो अपनी जीप तक पहुँच जाती है और जीप स्टार्ट करती है और वो जीप चलाकर जंगल से भागने लगती है। तभी हम एमी के चेहरे में भी वही वैंस देख पाते हैं जो स्टेसी के चेहरे पर थी। इसका मतलब अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं दिमित्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। मूवी के लास्ट में हमें एमी की कब्र दिखाई देती है, जिस पर वही वैंस ग्रो कर रही थी, यानी वो वैंस अब बाहर की दुनिया में फैल चुकी थी। कहानी यहीं खत्म होती है।